अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो नाज़रीन, एक तरफ जहाँ ऐवान सदर में आज आसिफ अली जरदारी साहब ने बतौर चौदहवें सदर मुमलिकत का हल्फ उठा लिया है, तो वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ आज सड़कों पर है, एहतजाज किया जा रहा है और जबकि बड़े बड़े रहनुमाओं की गिरफ्तारी की भी इतलात है। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल ना करने की वजह से पिलडार्ट ने इन इंतखाबात को पिछले इंतखाबात की निस्बत कम स्कोर्स दिए हैं और इसके साथ साथ इन खदशात को भी तकवीत मिलती है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वेबसाइट पर जो फॉर्म 45 जारी किया गया है उस पर भी कई सवालात उठ रहे हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। क्या अपोजिशन के एहतजाज और जो मुतालिबात है तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा? हुकूमत कितनी संजीदा है? इसी पर अपने पैनलिस्ट की हम राय जानेंगे। हसन साहब, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक तरफ तो मुफाहमत से वो इनकार कर रही है और दूसरी जानिब अलग थलग है, एहतजाज जो है वो कर रही है, क्या देख रहे हैं आपके इस एहतजाजी तहरीक से कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चाहती है कि तमाम तर मामले की छानबीन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो है वो बाद सियासी जमातों के रहनुमा तो ये दावा कर रहे हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है, वो इल्ज़ामात आयद करते हैं। तो अब फिर इस सारे मामले की पार्लिमानी तहकीकाती कमीशन तश्कील देना चाहिए ताकि सारे मामले की जो है वो छानबीन हो, तहकीकात हो, तमाम फार्म 45, 47 की जो जंग चल निकली है इस मामले को किसी न किसी पार लगाया जाए। देखिए, आसिफ जरदारी साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, वो कहते हैं ना कि जिसके साथ पावर हो वो इक़्तिदार में आ जाए और वो काम ना करे तो उससे ज़्यादा निकम्मा तरीन बंदा पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। तो ये माजी में भी हमने देखा कि एक हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट थी लेकिन वो काम नहीं कर सके। अब अगर जरदारी साहब आए हैं तो और फिर शहबाज शरीफ साहब, देखे ना जब बेनज़ीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान जब वो मामला चला था, मिसाक़ जमहूरियत 2006 में हुई थी, तो अब 2022 में एक सियासी इत्तेहाद बना इन्हीं दो जमातों के दरमियान, तो वो सियासी इत्तेहाद तो काफ़ी एक मजबूत और अमली तौर पे नतीजा खेज हमें जो है वो साबित होता दिखाई दे रहा है कि वो दूसरे हुकूमती दौर में पहुंच गए। लेकिन इस सारे मामले में, इस अफरा तफरी में और एक इल्ज़ाम तराशी के इस सारे दौर में आप इक़्तिदार में आने के बाद कोशिश भी करें तो मामला जो है आपसे संभल नहीं पाएंगे। आपको इन सिस्टम का, इस सारे मामलात को पहले किसी ना किसी जगह पर जो है वो के पार लगाना होगा। देखिए, फार्म 47 की पहले जंग चल निकली कि फार्म 47 आए अचानक में, फिर उसके बाद फार्म 45 जो कहा जाता है कि इलेक्शन एक्ट के तहत जो है वो इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 90 के तहत जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फार्म 45 जो है वो जारी कर दिए। इसी पर अगर देखें तो अमेरिका है, यूरोपीय यूनियन है, वो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं धांधली के और सियासी जमातें धांधली के इल्ज़ामात आयद करें। इसकी तहकीकात होनी चाहिए इस सारे मामले को लेकर। अगर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर गया और जाऊं और वहां से हमने एक जो सबसे बड़ा हल्का जिसकी बहुत ज्यादा गूंज सुनाई दे रही थी, हल्का NA 130, जहां पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके मद्दे मुकाबिल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की सदर भी हैं, उनके दरमियान मुकाबला था। और वहां पर जब इन्होंने कैंपेन का आगाज किया तो मैं तो बोला ही नहीं, मैं तो सिर्फ माइक लेके खड़ा हो गया कि देखें, आप खुद देखें कितनी बड़ी तादाद, कितने लाहौरी अवाम निकले हैं, लेकिन वो रैली इनकी कामयाब नहीं थी। फिर मैंने अब जब फार्म 45 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हासिल किए तो रैंडमली कुछ जो है वो तकरीबन 14-15 मैंने वहां से उठाए और उनको देखना शुरू किया, तो गुमान ये पड़ता है और खदशात ये उभरते हैं कि जो धांधली के इल्जामात है शायद कहीं ना कहीं ये दुरुस्त है और इस सारे मामले की या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जवाबदेह होना पड़ेगा और इसका जवाब देना पड़ेगा, या इस सारे मामले की इंडिपेंडेंट जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल NA 130 एक जो पोलिंग स्टेशन नंबर 18, आप मजाक देखिए कि क्या कमाल इन्होंने इंतखाबात में किया कि ये जो रिजल्ट मेरे पास है ये मैंने प्रोड्यूसर साहब को दिया है, अगर वो चलाए अवाम भी देखे। पोलिंग का आगाज कब होता है उससे पहले 6 बजे ये रिजल्ट है पोलिंग स्टेशन 18 NA 130 का 6 बजे ये जारी किया गया है। कितने बजे? 6 बजे, सुबह 6 बजे।
और आगाज उसके बाद होना है कई घंटों बाद। ये 6 बजे पोलिंग स्टेशन नंबर 18 N130 का रिजल्ट जारी किया गया। और इसमें भी क्या कमालात है कि जहां पर नवाज शरीफ साहब के 75 वोट थे, दूसरे मार्कर से 1875 वोट किए गए। और फिर जहां पर कुल वोट 211 किए गए हैं, उसको उसमें भी तब्दीली की गई। अब इसको जस्टिफाई किया गया है, इसमें 2111 वोट थे, उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने 75 के आगे 18 लगा दिया और मार्कल इस्तेमाल हुई है। खदशा ये बनता है ये फॉर्म देखने के बाद कि वहां पर उन्होंने 1875 कर दिए। और फिर इस हलके में 97% टर्नआउट देखने को मिला। और आप अंदाजा करें कि 4.5 वोट पर मिनट में वोट कास्ट हुए इस हलके में, इस हलके के पोलिंग स्टेशन नंबर 18 में। यानी आप वो जो बातें करते हैं बायोमेट्रिक और ये फला तेजी सिस्टम होगा, उसको तो आप भूल जाएं। इस सिस्टम ने आपकी बायोमेट्रिक सिस्टम को फेल कर दिया, वोट पड़े हैं, फेल कर दिया। आप देखिए 97% टर्नआउट देखने को मिला है। ये फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात के मुताबिक, ये मेरी बनाई हुई दस्तावेजात नहीं है, ये वेबसाइट पर मौजूद है। आप आगे आ जाइए। और फिर कमालात इसमें ये है, एक और चीज मैं आपको बताऊं, अंगूठे जो लगाए गए हैं कमाल है। मुझे तो ऐसे चीजें, हाथी के पांव के अंगूठे हैं, इतने बड़े बड़े अंगूठे लगाए, छोटे नहीं बहुत बड़े। ये वो कहते हैं ना, दो बंदों की लड़ाई हो रही हो, शाह से ज्यादा शाह का वफादार कौन होगा, तो वो बढ़ते हैं, वो कहता है नहीं मेरा, वो दो आपस में मिक्स होते हैं तो ऐसा लगता है जिसकी फ्रांसी कराए तो हो ही ना। तो कमालात है। आप आगे आ जाइए। 35 पोलिंग स्टेशन 35 N130, मैं मुख्तसर सा कर रहा हूं ताकि क्योंकि आनी चाहिए वहां में, ताकि पता लगे कि रिजल्ट में जो धांधली के इल्जामात है वो हैं क्या। हमने तो बड़े मखसूस से थोड़े से उठाए N130 का। इसका 318 था। शुबा है कि इसको 1318 कर दिया गया है क्योंकि पेंसिल यहां पर इस्तेमाल की गई और फिर यहां पर जहां पर तब्दील किया गया आरओ ने साइन भी किए। मैं सिर्फ ये परेशान हूं कि यहां पर 91% वोट कास्ट हो गया इस हल्के में और 1 मिनट में 4 वोट। आप भूल जाएं बायोमेट्रिक और दूसरा वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, ये इतना फास्ट सिस्टम है। ये वाला सिस्टम होना चाहिए पाकिस्तान में, ताकि लाइन में भी खड़ा होना पड़ता है। और 6 बजे यानी आपसे पहले ही, यानी वोटिंग का आगाज होने से पहले ही वो ऐसे दम दुरूद पड़ा जाए, ऐसे हालात देखा जाए, आंखें बंद करने के बाद ये रिजल्ट उतरे और ये अवाम के सामने रख दिया जाए। आगे आ जाइए। पोलिंग स्टेशन नंबर 19 N130, जहां पे शहबाज शरीफ साहब वर्सेस डॉक्टर यास्मीन राशिद, यहां पे जो बॉल पॉइंट तब्दील की गई, इस्तेमाल किया गया, यहां पर 72 को 372 कर दिया गया। और ये आप जो है वो फॉर्म देख सकते हैं। और इसमें भी बड़ा कमालात है, 75% जो है वो वोट कास्ट किया गया। मैं तो कमाल कर रहा हूं कि ये देखने के बाद हैरान हो जाता है कि 375 को 315 किया गया। और फिर यहां पर भी यास्मीन राशिद साहिबा के वोट थे 375, वो 7 का वो एक डंडा ही खा गया। उन्होंने कहा छोड़े इसको यूं करके आप 11 बना दें। और फिर आ जाए पोलिंग स्टेशन नंबर 37, 399 के आगे 1 लगा के 1399 कर दिया गया। वाह वाह। और यहां पर जो है वो कुल तादाद जहां पर 1091 थी, 1 को 2 बना दिया। ये धांधली के इल्जामात जो जिसकी कह रहे तहकीकात होनी चाहिए। और यहां पर भी 79% वोट कास्ट हुआ है। लेकिन मैं परेशान हूं ये महरीन, ये डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद कि ये जो अंगूठे लगाए गए ना, ये अंगूठों की लड़ाई बड़ी खौफनाक थी। अंगूठों की लड़ाई ऐसी हुई है कि इसका फ्रांसी भी कराया जाए ना तो वो मशीन कंफ्यूज हो जाएगी कि ये मैं कौन से अंगूठे निकालूंगी, ये तो हमारे सिस्टम में नहीं आ पा रहे। खैर आगे देखें। पोलिंग स्टेशन नंबर 40, यहां पर 1 मिनट में 4 वोट कास्ट हुए। मैं खुद इस हल्के को मैंने कवर किया है N130 में। यहां पर जो सूरत हाल थी, अवाम तो निकल ही नहीं रही थी, लेकिन अचानक अवाम निकली है बाद हल्कों में। लेकिन इतना टर्नआउट, ये मेरी सोच से बाला तर है। खैर 403 को 1403 किया गया और 0 को 1 बना दिया गया। वाह वाह। 93%। यहां भी अंगूठे बड़े मुशकूक लग रहे हैं कि यहां भी अंगूठों की जंग थी, बनी हुई थी। फिर 300 जो पोलिंग स्टेशन नंबर 42, यहां पर 314 के आगे 1314 लगाया गया। और 985 इसको उन्होंने बैलेंस करने के लिए ऊपर एक जगह तब्दीली की सूफी खलीक अहमद भट्ट साहब की, और वहां पे नीचे उन्होंने 1988 1 लगा के बैलेंस कर दिया। उन्होंने कहा देखते फिर क्या होता है। फिर आगे पोलिंग स्टेशन का 45, 304 थे, 1304 किया गया। बस कर दे यार, बस क्या एक मिनट साहब 2-4 मैं तो बड़े रैंडमली कुछ उठाए हैं। जो 80 थे उसके आगे 80 के पीछे 1 लगाया और आगे 9 लगा दिया। और मेरीन 93% वोट कास्ट हुआ है।
मैं तो कह रहा हूं कि अवाम माशाल्लाह, और नवाज शरीफ साहब कायद दिलों के वजीर आजम को सपोर्ट कर रही थी। पता नहीं वो मेले में कुर्सी में क्यों नहीं बैठे, इतना लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। फिर 248 के आगे एक लगा के 1248 कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे ये दावा कर रहा हूं। ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरा काम है इस डॉक्यूमेंट्स को लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखूं, अवाम को बताऊं कि आप सिर्फ एक हल्का खोले और आजादाना तौर पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और फिर इसमें भी देखें आरओ के साइन मौजूद है, 90% है। फिर पोलिंग स्टेशन नंबर 59 378 थे, उसके आगे एक लगा के 1378 किया गया। 1041 थे, एक को 2 में तश्कील जो है तब्दील किया। इस तरह का शुबा पड़ रहा है, इस तरह का जो है वो गुमान पड़ रहा है कि शायद कोई इन्होंने कोई इस तरह का कोई चीज की है। लेकिन मेरे लिए एक और बड़ी एक जो है वो इंकशाफ है कि ये तमाम जो है ये फॉर्म 45 में सिर्फ नवाज शरीफ साहब के जो है वो उनकी गिनती में साहब वक्त कम पड़ जाएगा, मैंने प्रोग्राम में आगे भी बढ़ना है। एक दो और सुन लें। चले मैं आपको एक बताता हूं कि जो पोलिंग स्टेशन नंबर 1 था 93% वोट कास्ट हुआ। और एक मैं आपको और बता दूं, NA 130 में पोलिंग स्टेशन नंबर 24 90 था, उसको 1190 कर दिया गया। वाह, ये ऐसी पेंसिलें हमें चाहिए और ऐसे अफराद को चाहिए जो अंगूठे भी कमाल लगाए और इदादो शुमार का घोरक धंधा ऐसा कमाल कर दे। वो नकल के लिए अकल की भी तो जरूरत होती है ना हसन साहब। मैं दरखास्त करूंगा इन इदादो शुमार का घोरक धंधा करने वाले और कमालात दिखाने वालों को मुआशी एक्सपर्ट के तौर पे हायर किया जाए ताकि पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो जाएं। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान को चलने दे। ये माजी से हम देख रहे हैं, 70 की दहाई से लेके आज तक मैंने जब खोल के देखे इंतखाबी मामलात, हमें यही चीज नजर आती है। इसी तरह जो है आप ऊपर इक्तदार में आके संभालेंगे काफी बेताब है हसन साहब, उनसे भी पूछ लेते हैं। आदिल साहब, फॉर्म 45 और 47 का मुआमला जो है वो हल नहीं होगा, आगे कैसे बढ़ा जाएगा? तहरीक इंसाफ तो कह रही है फैसले सड़कों पर होंगे, हुकूमत क्या सोच रही है? क्या हुकूमत इस पर नजरसानी कर रही है कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक हम बात करते हैं ना कि इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है। कि जो कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन के रात से लेकर अब तक किया है, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ऑनरशिप ही नहीं ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके बाद कब सामने आए हैं? तो वो ऐसी अनप्रेसिडेंट चीजें उन्होंने की हैं जिसने इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को खुद इलेक्शन कमीशन का तर्ज अमल ने मशकूक बना दिया है। कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये क्यों नहीं बताया कि इतनी ताखीर से फॉर्म 45 अपलोड हुए हैं, इसकी क्या रीजन है? जब फॉर्म 45 अपलोड हो गए हैं तो जो हसन साहब जो चीजें पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, बहुत से लोग सोशल मीडिया पे भी, इससे पहले और भी बहुत सी चीजें इस तरह की डिस्कशन में है। इलेक्शन कमीशन आज तक इस पे वजाहत क्यों नहीं दे सका? ये कहना बड़ा आसान है कि जी फोरम मौजूद है, आप फोरम पे चले जाएं, सबूत ले जाएं, जी ट्रिब्यूनल में भी टाइम है, दरख्वास्त दायर करें, 45 दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर वो फैसला सुना देगा। लेकिन अगर मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लेके आना है तो ये इस्तेहकाम कोई वन साइडेड तो नहीं आना ना कि ये सारी जिम्मेदारी आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पे डाल दें कि वो जी एहतजाज भी ना करें। हालांकि मैं समझता हूँ कि पूरा मन एहतजाज जो है ये सबका एक आईनी हक है, लेकिन उसमें भी आप एक जानिब उनके जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस नहीं कर रहे, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके जवाबात नहीं दे रहा और अजीबो गरीब तरह के फैसले हो रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तें उनकी बनती थी वो उनको चले नहीं दी। उनका अपना एक मेंबर कह रहा है कि भाई अगर उनको नहीं दी तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि दूसरों को बांट दें, फिर दूसरों को बांट दी। तो उसके बाद जो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बन रहा है, मैं समझता हूं कि इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तर्ज अमल है। इस तरह मामला नहीं चल सकता कि आप सिर्फ एक प्रेस रिलीज हर दूसरे दिन निकाल दें और खुद सामने ना आए। और इस तरह के सीरियस कंसर्न जो हैं, और मैं समझता हूं ये जिस तरह हसन ने चीजें पॉइंट आउट की हैं, ये जिस तरह अंगूठों के निशानात वाला मामला, जो कटिंग्स की गई हैं, और यही हाल बैलेट पेपर्स के साथ भी हुआ होगा, ये ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे और अगर मुतासरा शख्स वाकई में थोड़ी सी कोशिश भी करे तो ये हल्के उड़ जाएंगे, बजाय ऐसे लगता है। बहरहाल हतमी फैसला तो कानून के मुताबिक उन ट्राइब्यूनल्स ने करना है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये मामला जाना है। फिर ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये 6 महीने का टाइम दिया जाता है ये ट्राइब्यूनल्स को कि उन्होंने फैसला करना होता है। वो 6 महीने जो हैं वो अगला 5 साल पूरे हो जाते हैं। वो जो गुज़िश्ता असेंबली के डिप्टी स्पीकर साहब थे उन्होंने भी इसी तरह स्टे पे गुजार दिया अपना सारा टेन्योर जो है।
तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो मुतलका इदारे जो इस चीज की तनख्वाह लेते हैं अवाम के टैक्स के पैसे से, और ये दावे जमहूरियत आइन कानून की बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी जो अदा करनी है वो तो आप खुदारा करें। अगर इस तरह से आप मामलात को चलाएंगे तो ये क्यास, ये अनरेस्ट जो है ये तो फिर जारी रहेगा। ठीक है, जारी रहेगा। साहब, तहरीके इंसाफ सड़कों पर एहतजाज की बजाय अगर पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात के लिए कोई ठोस लाहे अमल पेश करती है, वो बेहतर नहीं है अगर डायलॉग के जरिए मामले को हल करने की कोशिश की जाए? नहीं, बहुत बेहतर है। क्यों नहीं बेहतर, बल्कि इससे भी बेहतर है कि अगर वो किसी तहरीरी तौर पे एक ख़त लिख दें स्पीकर नेशनल असम्बली को, तो इससे भी ज़्यादा मुनासिब होगा। अगर वो बाय पोस्ट भेज दें और इसके बारे में किसी और को ना बताएं तो मेरा ख्याल है मज़ीद थोड़ा सा मुनासिब होगा। इसमें जितनी कमी हो, मैं आपकी बात से और अदील साहब की बात से और बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, बल्कि बड़ा अच्छा हो कि अगर वो साथ वालों को किसी के कान में विस्पर कर दें और फिर कहें कि किसी और को ना बताना। अगर इस तरह की किसी मौजू तरीके से वो अपनी शिकायत पेश करें जिसमें पाकिस्तान के अंदर कम से कम उसकी कोई शिद्दत हो, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बहुत मुनासिब होगा। अब अदील साहब ने जो बात की, मैं तो समझने से थोड़ा सा कासिर हूँ कि क्या उनका ये कहना है कि जिस तरह के ये फॉर्म्स बनाए गए और इलेक्शन की कार्रवाई की गई, ये जब और इलेक्शन कमीशन का जो रद्द अमल है, ये जब अदालतों में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो ये फॉर्मरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसले हो जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ फ़ैसले हो जाएंगे। मेरा ख़्याल है कि अगर अदील वड़ाइच साहब का ये ख़्याल है तो उन्हें यकीन नहीं है इस बात का कि अदालतें तो जमहूरियत के साथ खड़ी होती हैं, आइन के साथ खड़ी होती हैं। अदालतों का काम आइन को प्रोटेक्ट करना है, जमहूरियत को डीरेल ना होने देना है। तो मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन की तरह इसके अंदर थोड़ी सेंस देखते हुए, आइनी मंतक देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस बात को वाज़े कर देगा कि पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानियों के मुहिब वतन पाकिस्तानियों की तरह जिन सब के दिलों में सिर्फ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ही की धड़कन धड़कती है, उसी तरह NA 130 के लोग भी हैं। तो ये कि यहाँ पे कट लगा हुआ है या वहाँ पे कट नहीं लगा हुआ या थोड़ा सा ब्लैंको है और एक बंदे ने साइन नहीं किया, इस तरह की बातों के ऊपर अगर हसन साहब जैसे और अदील साहब जैसे लोग जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश करेंगे तो मुझे यकीन है कि अदालतें उस जमहूरियत को पूरी तरह प्रोटेक्ट करेंगी, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट। जी ठीक है साहब, फिर भी ऑपोजिशन कुछ ना कुछ तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, और क्योंकि अब मुझे इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो वहीं ऐसे में गिरा फरोशी भी अरूज पर है। सूबाई और वफाकी हुकूमत की जानिब से गरीब तबके के लिए रिलीफ पैकेजेस जो हैं काबिल सत्ताइश हैं, लेकिन यहाँ पर अहम सवाल ये है क्या इससे आवाम की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होंगी। और इसी पर मरियम साहिबा ने 6 मार्च को अपने विजन के हवाले से उन्होंने ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा मकसद है कि गरीब का हक जो है उसे तकलीफ़ दिए बगैर उसकी जो है वो दहलीज पर पहुँचाना। क्या उन्होंने गुफ्तगू किया वो देख लेते हैं। आज मरियम साहिबा जो हैं वो ये कह रही हैं कि हमारा मकसद था कि अवाम को उनकी दहलीज पर सब कुछ मिले। अगर पंजाब हुकूमत के अहकामात को जो है वो हवा में उड़ा दिया गया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो काम ना किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इस तरह की उन्होंने आज गुफ्तगू की है। हसन, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? मरियम साहिबा जो हैं विजन की तकमील ना होने पर, ब्यूरोक्रेसी पर क्यों इतना इजहार नाराज़गी जो है वो शो कर रही हैं? वजह क्या है? क्या वाकई जो है हम माजी की तरह देखेंगे जिस तरह से पहले भी कागजी कार्रवाइयों तक जो है तमाम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो महदूद रहे हैं, या फिर कोई हकीकत का रूप जो है वो धार सकेगा? देखिए, मरियम नवाज शरीफ का विजन जो उन्होंने अपना विजन पेश किया, आवाम के सामने रखा, मुझे ऐसे लगता है कि वो ये चाह रही हैं कि आवाम को परेशानी ना हो, उनके घर में एडमिनिस्ट्रेशन जाए, टीमें जाएं, वो एक सामान का एक हैम्पर है, फूड बैग, वो उनको पहुंचा दिया जाए जिसमें वही दाल चीनी आटा वगैरह ये चीज़ें हों, और वो 3500-3700 का बनता है
कि वो ताकि अवाम की पहुंचे और उनका वो रोजे अच्छे गुजर जाए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनका ये विजन या उनकी ये ख्वाहिश पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। कहीं पर ब्यूरोक्रेसी आ रहे हाथों ले रही है इस ख्वाहिश को पूरा ना होने के लिए, और ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी का मजाज है कि वो कागजी कार्रवाई तो बहुत कमाल करती है, और फिर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्टों का भी अगर जायजा लिया जाए, क्योंकि मैं इनको बड़ा गौर जायजा ले चुका हूँ, इनकी रिपोर्टों को, इनकी फाइलों को कमाल खूबसूरती से तैयारी करते हैं। समरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब फॉर, ये इल्जामात लगा के कमाल बना देते हैं। और इसी तरह स्पेशल ब्रांच की भी रिपोर्टें खुद डीसी ऑफिस में बैठ के तैयार होती हैं, चाहे वो साउथ पंजाब का इलाका हो, कहीं हो। लेकिन हालात क्या होते हैं उसके बरक्स हैं। आज भी यही जो है निगहबान पैकेज की तकसीम के लिए कहीं पर शादी हाल में बुलाया जाता है, कहीं पर लंबी कतारें लग रही हैं, कहीं पर धक्कम पेल हो रही है, इस तरह की शिकायत मसूल हो रही हैं। और खुद मरियम नवाज साहिबा कल जब सूबाई कंट्रोल रूम का दौरा करने गई तो वहां पर उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये शादी हाल में। और आपने वीडियो वो भी चला लेती कि जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा जहां पर गई, उन्होंने खातून से पूछा आपको सामान मिला, वो कहती जी मिला, लेकिन हमें शादी हाल में बुला के दिया गया। तो वो भी उनके पास शिकायत गई। अब उसके लिए उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को जो है वो नाराजगी का इजहार किया। देखिए मैं ये कहता हूं कि आप उस काम पर जाना चाहिए जिससे सफेद पोशों को मार्केट में नंगा ना किया जाए। पहले आटे के हसूल के लिए लाइनें लगा करती थी, अब आप निगहबान पैकेज के हसूल के लिए अवाम को जो है मार्केट में लाके खड़ा कर दिया। वो एक अच्छा सा जो IMF कहता है, आप उनके असूलों को जो है वो देखें, उनके मुताबिक चलें, कैश दें, हो सकता है उनकी कोई और चीज की जरूरत हो, या फिर दूसरा मुनाफाखोर, नाजायज मुनाफाखोर और जखीरा अंदोजों की जो तैयारियां हैं वो पूरे पाकिस्तान में, वो मुझे लगता है वैसी तैयारी तो ना मरियम नवाज शरीफ साहिबा की है, ना शहबाज शरीफ साहब की है, ना किसी और से सिंध में होगी, ना बलोचिस्तान में होगी। वो जो काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करते। मैं तो कुछ चंद अरसे से मैं जब ये एक पूरे हफ्ते में मैं मार्केट में देखा, घूमा, सर्वे किया, फिर साउथ पंजाब पे मैंने कुछ अपने कॉरेस्पोंडेंट्स को कहा कि वो भी देखें कि शायद कहीं पर आपको मजिस्ट्रेट एक्टिव होते दिखाई दे रहे हो कीमतें कंट्रोल करने के लिए। शायद ये फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन निगहबान पैकेज से निकलकर दीगर मामलात की तरफ देख रहे हो। सवाल ही पैदा नहीं होता जो उनकी जिम्मेदारी थी। आप इस तरह कीजिए, मुझे लगता है कि आप यकम को अनाउंस कर दे, यकम रमजान को, कि भाई गरीब जितना भी है पूरे पाकिस्तान में 9 करोड़ अवाम वो 30 दिन के लिए रोजे रख ले, क्योंकि महंगाई इस हद तक है कि लोग उनकी अफ्तारी के लिए सामान कहां से आएगा। बिल्कुल। हसन साहब, अदील साहब से पूछ रहे हैं, अदील सबसे बड़ा ये चैलेंज होगा नई हुकूमत के लिए कीमतों को कंट्रोल करना, माफियाज को लगाम डालना। मरियम साहिबा तो अभी से गिले शिकवे कर रही हैं, तो कैसे ये काम होगा ये? अच्छा, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये बड़ी खुशाइंद बात है जो मरियम साहिबा कर रही हैं। देखें, आम आदमी का भला हो रहा है, ठीक है, दक्कम पेल भी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन में मसाइल भी होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गरीब शहरी को मिल ही रहा है ना कुछ। तो ये इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। और वो खुद भी जिस तरह से नज़र आ रही हैं, खुद वो जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, आम लोगों से मिल रही हैं, गले मिल रही हैं, तो ये बड़ा मैटर करता है, बड़ा अच्छा जेस्चर जाता है। दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी पैकेज 7 अरब रुपए से बढ़ा के 12 अरब रुपए कर दिया है, तो ये आम आदमी को मिलना है ना, तो इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी प्रोसीजरल मामलात, छोटी मोटी गलतियां ये तो चलती रहती हैं। लेकिन अब ये जो मामला है कि रमजान में महंगाई में जो इजाफा हो जाता है, इसमें देखें किसी एक को जिम्मेदार आप नहीं ठहरा सकते। आप ये नहीं कह सकते ओ जी इंतजामिया ही नालायक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। इसमें हम भी बराबर के जिम्मेदार हैं। हमारा जो अपना तर्ज अमल है, हम जिस तरह से इस तरह की सूरत हाल में जो हमारा जो बाइंग का पैटर्न है, ये भी दुनिया में कहीं नहीं होता। हम खुद हाइप क्रिएट करते हैं, हम खुद ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि जिसमें एक जानिब तो चले इंतजामिया की कोताही शामिल होती है, हम जो हाइप क्रिएट करते हैं, गैर जरूरी बाइंग करते हैं। यानी हम आम जो महीने हैं रमजान से हट के इस तरह की बाइंग क्यों नहीं करते? यानी एक चीज अगर एक शख्स 2 किलो या 3 किलो खरीद रहा है, तो इसमें ही क्यों 5-6 किलो अचानक खरीद लेना, क्या कल को खत्म हो जाएगा? तो जब सब ऐसा कर रहे होते हैं तो इसमें फिर वो मिडिल मैन, वो जो मार्केट में बैठा हुआ शख्स है, वो फायदा उठा रहा होता है। इसमें ये मैं समझता हूं कि जो कंज्यूमर का रिस्पांस है, कंज्यूमर का रिस्पांस जो है वो बात अदील साहब को बात मुकम्मल करने दें। बात कर लीजिए अदील साहब को बात मुकम्मल करने दें। जी अदील साहब, खरीद लेते हैं और पहले आप एक बात कर लेने देना यार। हसन, गरीबों को तो एक भी तोड़ा नहीं मिलता। बात कर लेने दे, आपने बात कर ली ना तफसीली, यार आपने बात कर ली ना।
अब आप दूसरों को भी बात करने दें। हम बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसमें उसको भी देखने की जरूरत है। यानी आप, ये बड़ा आसान है ना, और ये हुकूमत नाकाम हो गई, इंतजामिया नाकाम हो गई, ये महंगाई क्यों नहीं कम हो रही, महंगाई किसी ने छड़ी ले रानी है और वो कम हो जानी है। तो इसमें आप देखें कि हमने देखा माजी में भी कि बहुत से ट्रेंड्स जब सोशल मीडिया पे चले, चीजों का बॉयकॉट हुआ, कंज्यूमर ने रिस्पॉन्ड किया, तो उन चीजों का इंपैक्ट आया। इसमें लोगों को भी किरदार अदा करना पड़ेगा। यानी आप गैर जरूरी बाइंग ना करें। जहां आप चीनी 2, 3, 4 किलो 5 किलो खरीद रहे हैं, और यहां पर अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि रमजान आने से 5 दिन पहले, रमजान आने से पहले यहां जो लाइनें लग गई हैं, क्या ये वो हम हाइप क्रिएट करते हैं? ठीक है आदिल साहब बिल्कुल साथ भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे नाज़रीन ब्रेक के जाने बढ़ना है, इसी पर हम बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। असाद साहब आपकी तरफ आऊंगी, क्या लगता है आपको कि सब्सिडी से निकलकर अब सस्ती अशिया की कीमतों के लिए क्या लगता है आपको कि क्या इकदाम होने चाहिए? हमेशा आप सिस्टम की बात करते हैं, क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? देखिए, मैकेनिज़्म तो अब समझने के लिए हमसे बहुत बेहतर दिमाग गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं। हमारी बात में क्या असर, अब तो मरियम नवाज़ साहिबा और उनकी टीम जो भी मैकेनिज़्म इसमें मुनासिब समझेंगी, वो हम उनके शुक्रगुजार ही हो सकते हैं। और तो क्या बात कर सकते हैं, अब सूरज को चिराग तो नहीं दिखाया जा सकता। सूरज को चिराग दिखाने से मैं ख़्याल आया कि जो अदील साहब ने बात की, अगर मैं थोड़ी सी जसारत कर सकूं उनकी बात के ऊपर भी थोड़ा सा कमेंट करने के लिए। उन्होंने कहा कि हमें मरियम नवाज़ साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने ये इनिशिएटिव्स लिए, और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने ये इनिशिएटिव्स लिए जिससे आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा, और कुछ अपने अंदर भी, अपने गिरेबान में देखना चाहिए, अपना कसूर रियलाइज़ करने में कि हमें क्या हो जाता है रमज़ान के अंदर। अदील साहब क्योंकि कम अज़ कम मेरे तो असातिज़ा के अंदर हैं, मैं तो उनको देख के सीखता हूँ, तो यहाँ पे भी सीखने का मौका मिला कि कैसे बारीकी से चंद बातें ऐसी कर देनी चाहिए जो कि किसी भी वैसे महज़्ज़ब मुआशरे के अंदर अगर आप करें तो आपको अगले गिरेबान से पकड़ लें। सबसे पहले तो मैं ये कहता चलूँ कि शुक्रिया अदील साहब का कि हमें आपने अप्रिशिएट करने का मौका दिया मरियम साहिबा को। बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमें मरियम साहिबा को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने वो काम जो आइन और कानून उनके कंधों पे रखता है कि आप आवाम का रिलीफ देंगे, उन्होंने अपने उस आइनी काम की तरफ कुछ कदम उठाए, हम अप्रिशिएट करते हैं। और उनकी ब्यूरोक्रेसी को भी, जिस तरह इंतजाम आदमी का भलाई हो रहा है ना, और अपना कसूर भी, अपना कसूर भी तस्लीम करते हैं। जिस तरह आपने निशानदही की कि हम क्यों ज़्यादा चीनी अपनी चाय में पीते हैं, क्यों हम ज़्यादा आटा खाते हैं, क्या वजह है कि रमज़ान में आके हम सब का दिल करता है कि अगर पूरे महीने का किसी तरीके राशन हो जाए ताकि पता चल जाए कि बीवी बच्चे रोज़े रख सकेंगे नहीं रख सकेंगे, मुझे रोज़ी करने के लिए, मज़दूरी करने के लिए कहीं बाहर गर्मी में जाना तो नहीं पड़ेगा, रमज़ान का राशन मेरे पास है नहीं है। हम ये जो इस तरह की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, अपना छोटापन दिखाते हैं, अदील साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमें इससे बिल्कुल नहीं गलत जानब ना लेके जाए बात को। इस्लाह की बात होने लगती है, अब सियासी इसको क्यों बता देते हैं भाई? बात तो ये क्या इस्लाह नहीं होनी चाहिए? पूरी करने देना अदील साहब आपसे हल पूछा है, मैं आप तो आपकी बात से एग्री करते हुए हल बताएं ना, आप एक्सपर्ट के तौर पे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो आपकी बात से बात तो सुन लें, बात तो सुन लें, बात तो सुन लें। हल बताएं। मैं चाहता हूं, मैं हल बताना चाहता हूं अदील साहब की हल बताना चाहता हूं अदील साहब के आपकी बात को मानते हुए अगले हफ्ते से जो मुझे चाय की प्याली या कॉफ़ी की प्याली दी जाती है, इसमें 1 चम्मच चीनी प्लीज़ कम डलवा दिया करें, ताकि कुछ तो इसकी तरफ मेरी तरफ से भी, आवाम की तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाए। हाँ, और हमें इस तरह की चीज़ें ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी चाहिए। हम सब थोड़ी थोड़ी बेल्ट काटेंगे तो मरियम साहिबा की कोई हेल्प होगी उनकी राशन ड्राइव के अंदर। मैं अदील साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ,
और जितने लोग भी इसके अंदर बढ़ बढ़ के लाइनों में लग के राशन लेना चाहते हैं, वो अपनी इस्लाह करें, वो देखें कि कितनी मेहनत हो रही है, और अगर वो इस्लाह अभी ये दिल वराई साहब तो बता रहे थे कि क्या क्या पैमाना होगा, कितनी दूध और शहद की नहरें बहती दिखाई दे रही है। अभी वो उनसे साद रसूल साहब से हाल पूछ रहे हैं। अभी खुद ही तो आप हाल बता रहे थे कि आप छोड़ें, आप 2 तोड़े आटे के ना ले, 1 ले लें, आप प्याज 300 रुपए किलो ना लें, आप पहले 4 महीने पहले थोड़ा जो प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। और नाज़रीन, इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।